स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के अभी केस भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन अक्टूबर का महीना खतरे से भरा हो सकता है। आज बात इसी पर हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी राय। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश जोशी अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबी अस्पताल के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, चिंता की बात कहा यह गया है कि चिंता की बात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन घबराएं नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं कि संसद में 2015 में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि बड़ी आबादी का पाला उन्हीं से पड़ता है, वहां पर बच्चों के डॉक्टर्स की 82% तक कमी है। अब उसे पूरा करने के लिए बहुत युद्ध स्तर पर तो कुछ होते मैंने देखा नहीं। हो सकता है इसमें सुधार आया हो, लेकिन सुधार भी कितना आया होगा? हो सकता है 40% अभी भी खाली हो। तो हम बच्चों से लड़ने के लिए अगर तैयार हैं, एनआईडीएम खुद कह रहा है कि हमारी तैयारियां कम है, हमारी सुविधाएं बच्चों के लिहाज से कम है, तो हम जो भी करेंगे वो तो एक सब्स्टिट्यूट प्रयास होगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। हम जो बात कर रहे हैं, एक तो थर्ड वेव की और एक दूसरा थर्ड वेव क्या बच्चों को अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। और इससे एक महत्वपूर्ण जो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, क्या ये थर्ड वेव किसी वेरिएंट ड्रीवन होगी? ये सब अभी भी सवाल है हमारे पास। या जो वेरिएंट होगा हमारा अभी कौन सा कम्युनिटी में सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है? जिस तरह से 3 वेरिएंट की बात करें, डेल्टा, उसके अलावा हम डेल्टा प्लस और लैम्डा वेरिएंट। बट अभी इसमें यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो अभी आपने भी पूछा कि बच्चों के लिए हमारे पास इनएडिक्वेट जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज है वो इनएडिक्वेट है। ये बात तो रिपोर्ट के अंदर भी है इसके अंदर। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए, हमने फर्स्ट वेव के अंदर देखा और सेकेंड वेव के अंदर भी देखा। चाहिए फर्स्ट में आपका अल्फा वेरिएंट था बहुत ज्यादा, और सेकेंड के अंदर हमारा कॉमनली डेल्टा वेरिएंट था। बच्चों में बीमारी की गंभीरता तो नहीं देखी गई है। बट अब इसमें क्वेश्चन हम ये नहीं बात कर रहे कि गंभीरता कितनी होगी या नहीं होगी। यहाँ पर नॉन वैक्सीनेटेड लोगों की बात की जा रही है। तो जो वेव है हमारी, एक तो वेरिएंट ड्रीवन होगी और दूसरा हमारा जो अनवैक्सीनेटेड लोग होंगे उनको अफेक्ट करेगी। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो बाकी देश है उनमें भी हमने ऐसे देखा है कि अगर यूके की भी बात करें, वहां पर फोर्थ वेव है। तो जो फोर्थ वेव भी है वो ज्यादातर जो अफेक्ट कर रही है वो नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को कर रही है। अब इसके अंदर नॉन वैक्सीनेटेड में भी एक चीज और ग्रुप आ गया आपका, बच्चे जो कि कोमॉर्बिड वाले हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ अन्य तरह की बीमारियां हैं। तो उनपे अंदेशा जताया जा रहा है कि उनको ये ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो ये सब, और इसके साथ साथ हम जो अभी स्कूल ओपनिंग की बात भी कर रहे हैं, और हमारी जो वैक्सीनेशन भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो अभी वर्ल्ड वाइड 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, और हमारे हिंदुस्तान में जो ज़ाइकोव डी आई है 12 साल के बच्चों के लिए, वो भी रोल आउट होते होते अक्टूबर हो जाएगा, और जिसकी 3 डोजेज होगी। 3 डोजेज की बात करें तो 56 दिन में पूरा कंप्लीट होगा। 56 दिन मतलब आप ये और मान के चलिए कि उसके भी आगे और 2 महीने अगर अक्टूबर में वो शुरू भी होती है। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर है। इसलिए जो है इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि हमारी जो इनएडिक्वेट एग्जिस्टिंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो बच्चों के लिए इनएडिक्वेट है, उसको हम पूरी तरह से रैंप अप कर लें। बिल्कुल। हम जिस पीरियड में ये तीसरी लहर की बात कर रहे हैं डॉक्टर समीर, देखिए, जब वो पीक पकड़ेगा और फिर वो डाउन की तरफ जाएगा, इसी पीरियड में नवरात्र और दीपावली है। अब रातों रात तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के प्रयास हुए, लेकिन रातों रात तो उसको पूरी तरह मजबूत बनाया नहीं जा सकता। तो प्रयास इस तरह के होने चाहिए मेरे हिसाब से कि जहां पर आपने अच्छे प्रयास कर लिए हैं, वहां पर एक पोर्शन, भले ही आप एक स्मॉल पोर्शन कीजिए 5% का या 10% का, लेकिन उतना पोर्शन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया जाए फिलहाल, अभी शुरुआती तौर पर, ताकि एक मानसिक शांति मिलती रहेगी कि कम से कम अगर बच्चे प्रभावित होना चालू होते हैं और धड़ाधड़ होते हैं, तो हमारे पास एक पोर्शन, भले ही शहरों में सही, गांव से ले आएंगे शहरों तक बच्चों को, लेकिन हमारे पास होगा। हमें एम्बुलेंस भी उनके लिए अलग रखनी होगी। इस तरह की एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। अब मैं आ रहा हूं उस बात पर जो मैं आपसे डॉक्टर समीर करना चाहता हूं। हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र की हो, जब पानी नाक के ऊपर जाता है उसके बाद कड़े फैसले लेते हैं। एकमात्र कड़ा फैसला टाइम पर लिया गया, वो पिछले साल का पहला लॉकडाउन था जो सेंटर ने लगाया था। उसके बाद सारे फैसले हम डिले होकर लेते रहे। लगातार साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है कि तीसरी लहर की आशंका है, और अब तो जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो भी खुलकर बता रहा है कि भैया पीक भी कब पकड़ेगा। और इस बीच हम स्कूल खोल रहे हैं, इस बीच हम बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज खोल रहे हैं। इस तरह तो नहीं चल सकता। साइंटिफिक कम्युनिटी को सुनना पड़ेगा सरकारों को।
जी जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमने अभी बात की कि जो थर्ड वेव के लिए हम अभी क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव स्टेप सारे ले सकते हैं। जो फिलहाल जैसा लास्ट टाइम भी हमने देखा कि स्पेसिफिकली हमारे जो केसेस बढ़ते भी हैं, और जो फोर्थ सीरो सर्वे की रिपोर्ट भी आई उसमें भी दिखाया गया है कि लगभग 40 करोड़ के लोग के करीब लोग अभी भी ससेप्टेबल है। स्पेसिफिकली बच्चों के अंदर भी बात करें तो बच्चों के अंदर भी जो सीरो पॉजिटिविटी वो इसी तरह की है कि 60% के करीब बच्चे इन्फेक्ट ऑलरेडी हो चुके थे, बट ससेप्टेबल बच्चे भी अभी काफी ज्यादा हैं। तो अब इस चीज को हम हमारा जो फिलहाल अभी का समय जैसा हम देख रहे हैं, अक्टूबर के अंदर सभी तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, और फेस्टिव सीजन के बाद पिछली बार भी हमने देखा था कि केसेस एकदम से अधिक बढ़ गए थे। और साथ के साथ जो स्कूल ओपनिंग की बात आपने कही थी कि स्कूल ओपनिंग के लिए एक तरह की पॉलिसी तो हम नहीं कर सकते सभी जगह पर। वो हमें देखना पड़ेगा कि जहां पर अभी केसेस बिल्कुल जीरो है और बहुत कम है पॉजिटिविटी रेट, उनके अंदर एज ए पायलट की तरह हम ओपन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास हमने यूके वगैरह में भी देखा कि स्कूल ओपनिंग के बाद से कुछ सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हुए हैं और केसेस काफी ज्यादा देखने को मिले। इवन अभी हम भारत की भी बात करें तो हिमाचल वगैरह के अंदर भी जैसे ही स्कूल ओपन हुए थे वहां पर भी केसेस एकदम से बढ़े हैं। तो स्कूल की जब तक एसओपीज पूरी तरह से ना आ जाए, स्कूल और वैक्सीनेशन को तो हालांकि हम लिंकेज नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्सीनेशन का जिस तरह से मैंने बताया कि रोल आउट होते हुए काफी समय लग जाएगा, और वैक्सीन अभी सिर्फ 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही हम्म। उपलब्ध होगी। स्कूल में सिर्फ हम लोगों को एसओपी में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा स्कूल स्टाफ और हमारी जो फैकल्टीज होंगी, टीचर्स होंगे, वो दोनों डोजेस से फुली वैक्सीनेटेड होने बहुत ज्यादा जरूरी है। वेंटिलेशन का ख्याल रखना जरूरी है। तो ये सब चीजों को हमें देखकर धीरे 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 इसको ओपन करना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आईआईटीज भी लगातार अपनी तरफ से सर्विस कर रही है, रिसर्च कर रही है, और दूसरी अभी आईआईटी ने कुछ दिनों पहले कहा कि तीसरी लहर आना पक्का है, और अभी एक नई रिसर्च करके आए कि बोले इसकी आशंका न के बराबर है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं केरल में स्थिति बिगड़ती चली गई, ऐसे में जो चिंता की बात एनआईडीएम की रिपोर्ट बोल रही है वो ये बोल रही है कि एक दिन में 3.5 से 4 लाख तक मामले आ सकते हैं। यानी इसका मतलब यही है कि हम बैक टू मार्च अप्रैल पहुंचने की स्थिति पर आ सकते हैं। अब चूंकि प्रिवेंटिव मॉडल एक सामने रख रही है ये रिपोर्ट, और ये बता रही है कि हमारे पास क्या क्या और कितनी संख्या में होनी चाहिए, क्या लगता है आपको हम उस आइडियल स्टेट से, जो कि वो रिपोर्ट कह रही है आइडियल, मुझे लगता है उससे ज्यादा की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उस आइडियल स्टेट के हम कितने पास हैं या कितना दूर है, कंसीडरिंग अर्बन एंड रूरल बोथ पॉपुलेशन? जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, एक तो इसमें जो कोविड है हमारा वो अनप्रिडिक्टेबल है, जैसा हम देखते हुए भी आ रहे हैं। सेकेंड वेव के लिए जिस तरह से हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था और जिस तरह की हमारी सेकेंड वेव आई, आप बात कर रहे हैं जो ये प्रिवेंटिव के लिए हम लोगों को प्रिपेयर करने के लिए जो ये रिपोर्ट आई है, इसके तो अभी हम आप हमेशा रूरल एरियाज की बात करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो रूरल क्या, अभी अर्बन में भी हम उससे काफी हद तक मतलब वो हमने अचीव नहीं किया। अर्बन में भी अगर हम स्पेसिफिकली पेडियाट्रिक आईसीयू की बात करें, या फिर इसमें जो रिपोर्ट में बताया गया है कि जो कोमॉर्बिड हमारे चिल्ड्रन है उनको वैक्सीनेशन करना है, हमारे जो पेडियाट्रिक सेंटर्स की जो शॉर्टेज है, हमारे जो कोविड वार्ड बच्चों के लिए जिनको रीस्ट्रक्चर करना है ताकि पेरेंट्स को भी उसमें अकोमोडेट किया जा सके, या बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, या बच्चों में होम केयर के लिए, तो ये सब चीजों में तो अभी अर्बन एरियाज पे भी काम नहीं हुआ है। तो रूरल एरियाज तो काफी दूर की बात है। रही बात आपने जैसा बताया कि केरल वगैरह के अंदर भी हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, और वहां पे स्पेसिफिकली आप देखें तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जितने काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं, जो डबल वैक्सीनेशन के बाद भी देखे गए हैं। तो अब इसमें एक चीज महत्वपूर्ण आ जाती है। देखिए, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है डबल वैक्सीनेशन के बाद, पर चिंता का विषय यहाँ पर यह रहता है कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड है, तो जो ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वाले लोग हैं, ये एज ए कैरियर उनको अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए घूम फिर के बात आ जाती है अनवैक्सीनेटेड वाला ग्रुप। तो इसमें हमारा अनवैक्सीनेटेड वाला ग्रुप जो ससेप्टेबल ग्रुप है, जिनको ना तो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है ना ही वैक्सीनेशन लगा है, और हमारे बच्चों वाला ग्रुप, उनमें तो वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, और दूसरा काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी नेचुरल इम्यूनिटी भी नहीं मिली है। तो हर तरह से इसको अगर हम देखें तो इस चीज के ऊपर इसीलिए ये आप बताया जा रहा है कि पैनिक नहीं होना, पर ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें अभी अनवैक्सीनेटेड ग्रुप भी है, और हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकली बच्चों के लिए उस तरह से प्रिपेयर नहीं है।
और अहम सवाल डॉक्टर समीर मैं आपसे लेना चाहता हूं। देखिए अगर मैं गलत हूं ना तो आप मुझे पूरी तरह से नकार दीजिएगा और जैसे शब्दों में नकारना है नकार दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम नहीं जानते वायरस कैसा बिहेव करेगा, तो हम ये भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो बच्चों को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते कि वो बच्चों को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि सीरो सर्वे जो हुआ था, जिसको बार बार कोट किया जा रहा है, उसने ये बताया कि 25.3% बच्चों में एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं। और अगर उसको मैं ये लेटेस्ट एनआईडीएम रिपोर्ट के साथ मिला के देख लूं तो देश के लगभग 60 से 70% बच्चों पर कोरोना का खतरा बुरी तरह से मंडराएगा, अगर मैं इस रिपोर्ट को सही मान लूं तो। अब ऐसे में एक और अहम चीज की जरूरत पड़ सकती है अगर बच्चे संक्रमित होने लगे, तो वो है पीआईसीयू, जो कि देश की आबादी और बच्चों की संख्या के लिहाज से गिनती के हैं, वो भी बड़े शहरों में। उस हद तक नौबत जा सकती है, क्योंकि हम नहीं जानते वायरस कैसा है। जी जी बिल्कुल। देखिए सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया, और जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जो ये वेव्स आती है ये आपके जो भी है वेरिएंट ड्रीवन होती है। अब नई तरह का कोई और वेरिएंट अभी सर्कुलेट हो रहा है, ये हमें पता नहीं, और वो वेरिएंट किस तरह से बिहेव करे ये भी हमें नहीं पता। तो इस वजह से इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आ जाता है कि हाँ हमें सतर्कता, ठीक है अभी डेटा के बेस पे हम काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड डेटा आता है कि हमने देखा दोनों वेव के अंदर कि उनमें गंभीरता नहीं देखी गई है और बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखा गया। हाँ पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि नया कोई आने वाला इस तरह का वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा हो जो किस तरह से आगे अफेक्ट करे। तो इस वजह से हमें प्रिवेंटिवली और प्रोएक्टिवली जिस तरह की जो रिपोर्ट आई है उन सब चीजों को हमें फुलफिल करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो अब हमें रणनीति की जरूरत है और वो अब से ही बन जाए और लागू हो जाए, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।